तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका H2 एड में। ठीक है, इस वाले देखिए सीरीज़ में जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, आज 74th आर्टिकल से करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 89th आर्टिकल तक कर लेंगे। देखिए, अगर जो आपको वीडियो थोड़ी स्लो लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वीडियो स्लो हो रही है, तो आप उसको 1.25x स्पीड पे जो है स्विच कर लीजिएगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए 74th आर्टिकल क्या कह रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा है जो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेंगे। देखते हैं क्लॉज 1 में क्या कह रहा है। तो क्लॉज 1 कह रहा है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। तो देखिए कह रहा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक है, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड किया जाएगा। ठीक है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करेंगे किसी भी मुद्दे पे। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है वो जो है अपने फंक्शन को एक्सरसाइज करेंगे जैसा कि उनको एडवाइस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए ये जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है और ये जो है प्रेसिडेंट को फॉलो करना ही होता है। अगर जो प्राइम मिनिस्टर कोई चीज़ अगर जो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को करने के लिए, तो देखिए आप एडवाइस का मतलब ये ना समझिएगा कि प्रेसिडेंट का मन करेगा तो करेगा, मन करेगा नहीं करेगा। जी नहीं, ये एक ऑब्लिगेशन है, प्रेसिडेंट को करना ही पड़ता है। ठीक है, ये नाम का ही बस एडवाइस है, तब लिटरली मत लीजिएगा इसको। ठीक है, फिर सेकेंड क्लॉज देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। तो कह रहा है देखिए कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एक बार और ये बात कह सकते हैं कि मतलब अगर जो किसी मुद्दे पे एडवाइस करी गई है उनको, तो वो एक बार और जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात कह सकते हैं कि वो दोबारा से जो है उसको रिकंसिडर या एडवाइस करें। ठीक है, और एक बार देखें। ठीक है, जनरली देखें या अदरवाइज भी जो भी कारण है वो कारण बता सकते हैं उनको। ठीक है, और उसके बाद अगर जो दोबारा से अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अगर जो एडवाइस करता है कि नहीं आपको ये काम करना ही होगा, तो उसके बाद जो है प्रेसिडेंट को वो काम करना ही पड़ता है। ठीक है, अब क्लॉज 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्लॉज 2 कह रहा है द क्वेश्चन whether any and if so what advice were tendered by the minister to president shall not be inquired into any court। तो कह रहा है देखिए कोई भी ऐसा जो अगर जो कोई भी एडवाइस अगर जो दिया जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, तो उसको जो है आप किसी भी तरह के कोर्ट में जो है इंक्वायर नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे किसी कोर्ट में जा सकते हैं कि ऐसे कैसे इन्होंने एडवाइस कर दिया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। किसी भी तरह के कोर्ट में जो है आप इसकी इंक्वायरी नहीं बैठा सकते हैं। फिर 75th आर्टिकल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर। मिनिस्टर के लिए अदर प्रोविजंस के बारे में बात कर रहा है। इसका क्लॉज 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो कह रहा है देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और बाकी के जो मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे भी एडवाइस का वही मतलब है, ले दे के बात वही है कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर कह दे कि फला ढिमका को मिनिस्टर बनाओ, तो फला ढिमका को मिनिस्टर बनाओ। ठीक है, फिर आगे देखिए क्लॉज 1A क्या कह रहा है। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो कह रहा है देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या होगी, ठीक है, उनका जो टोटल नंबर होगा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया गया है, वो जो है टोटल नंबर जो होगा मेंबर्स का हाउस ऑफ पीपल में, मतलब लोकसभा में जो जितने भी होंगे मेंबर्स, ठीक है, उनके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, वो 15% को एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिर देखिए क्लॉज 1B क्या कह रहा है। कह रहा है अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड और बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट हाउस अंडर पैराग्राफ 2 ऑफ द 10th शेड्यूल shall also be disqualified to be appointed as a minister under clause 1 for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire
and where he contest any election to either house of the parliament before the expiry of such period till the date on which he is declared elected whichever is earlier। तो देखिए ये कह रहा है कि कोई भी मेंबर अगर जो किसी भी हाउस का है, मतलब पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से अगर जो बिलोंग करता है या किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है, और अगर जो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है मेंबर के तरह, ठीक है, हाउस से, ठीक है, अंडर पैराग्राफ 2 ऑफ 10 शेड्यूल, ठीक है, तो वो जो है वो क्या है, वो ऐसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मिनिस्टर के लिए, यानी वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर वो मेंबर ऑफ हाउस नहीं रहा तो ऐसा नहीं है कि वो मिनिस्टर रहेगा, मेंबर ऑफ हाउस नहीं रहा तो वो मिनिस्टर भी नहीं रह सकता है क्लॉज 1 के अंतर्गत, ठीक है। और ड्यूरेशन पीरियड जो होगा, ठीक है, वो तब से होगा जब से वो डिस्क्वालीफाई होगा, उस समय से लेकर और तब तक रहेगा जब तक कि उसका ऑफिस ऑफ टर्म एक्सपायर नहीं हो जाता है, ठीक है, उस समय तक, मतलब जितने टाइम वो मंत्री रहता था, मतलब अगर जो उसका हुआ वो कोई इलेक्ट हुआ, ठीक है, और साल भर बाद ही डिस्क्वालीफाई हो गया तो 4 साल अगर जो बचे हैं तो 4 साल के पीरियड के लिए जो है वो डिस्क्वालीफाई रहेगा, ठीक है। और वेयर ही कंटेस्ट एनी इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या फिर जो है किसी इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करे, या तो ऐसा हो जाए कि साल भर बाद वो एक्सपायर हुआ और तब तक उसके बाद से क्या हुआ, कहीं पे इलेक्शन हो गया किसी और स्टेट में, ठीक है, तो सॉरी मतलब राज्यसभा में अगर जो इलेक्शन हो गया, ठीक है, तो राज्यसभा के इलेक्शन में कंटेस्ट कर ले और फिर राज्यसभा का मेंबर बन जाए, फिर जाकर मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। ये बात कह रहा है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, मतलब उस पीरियड के एक्सपायरी से पहले दोबारा इलेक्ट हो जाए, ठीक है, टिल द डेट ऑन विच ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड विच एवर इज अर्लियर, या फिर कोई जो डेट है जिस डेट पे वो इलेक्ट हुआ है, इन दोनों में से जो भी पहले पड़ेगा वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। सेकंड क्लॉज देखिए क्या कह रहा है, सेकंड क्लॉज कह रहा है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कह रहा है देखिए मिनिस्टर का ऑफिस जो होता है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, मतलब प्रेसिडेंट की मर्जी पे होता है, ठीक है। अब ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कहना तो आसान है, देखिए इन रियल लाइफ में क्या होता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है कि इस आदमी को यहाँ से हटा दो तो वो हटा देते हैं, ठीक है। बेसिकली ऐसे प्रेसिडेंट जो है इन जनरल जो है अपने ऑब्लिगेशन पे किसी को नहीं हटाते हैं, उसके लिए भी उनको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ती है, ठीक है। थर्ड क्लॉज देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड क्लॉज कह रहा है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। कह रहा है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ पीपल के लिए, ठीक है। फोर्थ क्लॉज देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बिफोर अ मिनिस्टर इंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ द सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स सेट आउट फॉर द पर्पज इन थर्ड शेड्यूल। तो कह रहा है देखिए इससे पहले कि कोई भी मिनिस्टर जो है अपने ऑफिस में एंटर करे, प्रेसिडेंट जो है उसकी ओथ को, ठीक है, ओथ ऑफ ऑफिस को और सिक्रेसी को जो है एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब उससे उसको ओथ दिलवाते हैं, ठीक है। जो भी फॉर्म बनाया गया मतलब जिस तरीके से भी उसको ओथ या परमिशन लेनी है उस तरीके से, ठीक है, जो कि थर्ड शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। फिफ्थ क्लॉज देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ क्लॉज कह रहा है अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive month इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी अ मिनिस्टर। मतलब अगर जो कोई भी मिनिस्टर ऐसा है कि वो अगर जो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, और ये चीज़ 6 महीने तक अगर जो कंटिन्यू होती है कि वो 6 महीने तक किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बन पाता है, या तो 6 महीने का अंदर ही जो है उसको मेंबर बना दिया जाए, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, या तो अगर जो वो नहीं बनता है मेंबर तो जैसे ही 6 महीने का टर्म एक्सपायर होगा तो वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा, उसकी मिनिस्टर की भी पोस्ट भी चली जाएगी, ठीक है। 6th क्लॉज देखिए क्या कह रहा है। 6th क्लॉज कह रहा है द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर शैल बी एज सच द पार्लियामेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइन एंड अनटिल पार्लियामेंट सो डिटरमाइंस शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। तो कह रहा है देखिए सैलरी और अलाउंस जो है मिनिस्टर की वो पार्लियामेंट के द्वारा डिफाइन की जाती है समय समय पे, ठीक है, कोई भी लॉ बना के उसको डिटरमाइन किया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है कि कोई लॉ बना है, ठीक है, तो जो सेकंड शेड्यूल में सैलरी दी हुई है स्पेसिफाइड है वो सैलरी जो है फॉलो होती है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए 76 आर्टिकल है और ये बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो अब देखते हैं क्लॉज 1 क्या कह रहा है। कह रहा है द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो देखिए प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं एक आदमी को, ठीक है,
एक ऐसे आदमी को जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाइड हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि वो बंदा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछेगा क्वालिफिकेशन टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसमें ये दिया रहेगा शुड बी क्वालिफाइड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ऐसे आदमी को जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया घोषित करेगा प्रेसिडेंट। फिर सेकंड क्लॉज देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड क्लॉज कह रहा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ द लीगल कैरेक्टर एज मे from time to time be referred or assigned to him by the president and to discharge the function conferred on him by or under the constitution or any other law for the time being in force। तो कह रहा है देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है लीगल मैटर में एडवाइस करते हैं। ठीक है, और अपनी ड्यूटी को जो है अपनी अदर ड्यूटीज जो लीगल कैरेक्टर की हैं, जो अदर लीगल कैरेक्टर की उनकी ड्यूटीज हैं उनको डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, और देखिए टाइम टू टाइम जो है प्रेसिडेंट अगर जो कोई टास्क असाइन किए हैं उनको या किसी मैटर में जो है उनकी एडवाइस अगर जो मांगते हैं, ठीक है, तो उस एडवाइस को देना जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम है लीगल मैटर्स में। ठीक है, और क्या है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एज कन्फर्ड ऑन हिम अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंक्शन डिफाइन किए गए हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को डिस्चार्ज करना है वो फंक्शन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डिस्चार्ज करता है। ठीक है, या फिर कोई अगर जो लॉ बनाया गया है, ठीक है, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है कि आज से ये वाले मैटर्स जो हैं वो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखेंगे, तो वो चीज़ भी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करते हैं। देखिए ये वाला जो क्लॉज है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो है जॉब एम्बिट के बारे में बात कर रहा है कि उनकी जॉब एम्बिट क्या है, कहाँ से कहाँ उनको और उनको कितना काम करना है। ठीक है, थर्ड क्लॉज देखते क्या कह रहा है। कह रहा है इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑर्डिनेंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कह रहा है देखिए अपनी जॉब को परफॉर्म करते वक्त, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ये राइट है कि उनको पूरे इंडियन टेरिटरी में जितने भी कोर्ट है वहाँ पे उनको सुना जाए, उनकी दलील को सुना जाए और फिर जाके ही कोई फैसला दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर जो अपनी बात रखने गए किसी कोर्ट में तो कोर्ट ये मना कर दे कि नहीं आप इस मैटर में बोल नहीं सकते हैं। जी नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ये पावर है कि वो जो कोई भी लीगल मैटर अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है तो वो किसी भी कोर्ट में जाके उस पर जो है अपनी बात को जो है सुनवा सकते हैं। वो बात को कोर्ट को उस बात को सुनना होगा, उसको एनालाइज करना होगा और उसके बाद ही फैसला देना होगा। ठीक है, फोर्थ क्लॉज देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच रेन्यूमरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। तो कह रहा है देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के में जो है अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, मतलब जब तक कि प्रेसिडेंट चाहें, ठीक है, तब तक होल्ड करते हैं। ठीक है, और वो जो उनका जो रिन्यूमरेशन है, मतलब जो सैलरी है या फिर जो अलाउंस है वो जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जी जो है डिटरमाइन किया जाता है। फिर 77th आर्टिकल देखिए, तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है। कह रहा है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो कह रहा है जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो सारे जो है प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए कई जगह ऐसा होगा कि आपको ये लगेगा कि जितने भी डिसीजन हैं ये सारे हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नेम पे लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, देखिए एक बात होती है, एक डी फैक्टो हेड होता है और एक डी ज्यूरे हेड होता है। तो डी ज्यूरे हेड मतलब होता है कि जो हेड है, तो डी ज्यूरे हेड जो है प्रेसिडेंट होता है। डी फैक्टो मतलब जो सही मायने में हेड है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ले देखिए कहने का मतलब ये है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर की पावर देखिए एक्सरसाइजिंग में तो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर से सुपीरियर है। तो इसलिए जितने भी फंक्शन होते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, जो भी उसके एक्शंस हैं, वो सारे जो है प्रेसिडेंट के नाम पे ले जाते हैं, कोई भी जो है प्राइम मिनिस्टर के नाम पे नहीं लिया जाता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड क्लॉज देखते क्या कह रहा है। कह रहा ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड in such a manner as may be specified in the rules to be made by the president, and the validity of an order or the instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order
और इंस्ट्रूमेंट मेड और एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो कह रहा है देखिए जो भी ऑर्डर है या अदर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है, वो जो है ऑथेंटिकेट किए जाएंगे उस मैनर में जो भी स्पेसिफाइड होगा रूल्स में, ठीक है, जैसा कि रूल्स में स्पेसिफाइड होगा, टू बी मेड बाय द पार्लियामेंट और टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, जो भी रूल्स हैं, ठीक है। फिर कह रहा है द वैलिडिटी, और इस ऑर्डर की और इंस्ट्रूमेंट की जो वैलिडिटी है वो ऑल्सो भी, उसकी भी जो ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, उसको जो है क्वेश्चन में नहीं लाया जा सकता है कि मतलब इसका ऑथेंटिकेशन क्या है, कुछ नहीं, ये आप क्वेश्चन में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे नहीं ला सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है या इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट द्वारा नहीं लिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये डिसीजन प्रेसिडेंट द्वारा ही लिया जाता है, ऑर्डर एंड इंस्ट्रूमेंट भी प्रेसिडेंट के नाम पे ही दिए जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप इस बेसिस पे जो है उसके ऊपर मतलब जो है ये नहीं कर सकते, इसके वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि ये तो प्रेसिडेंट ने लिया था। बेसिकली कहने का मतलब ये है, देखिए प्रेसिडेंट तो लेता नहीं है, प्रेसिडेंट जैसे हमेशा तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में नहीं प्रेजेंट होता है, तो सारे ऑर्डर्स जो हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, उन पे लिया नहीं था, वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रेसिडेंट लेता है, प्रेसिडेंट के खुद लेने में और उसके नाम पे लेने में अंतर है, और इसलिए आप इस चीज़ को क्वेश्चन में नहीं ला सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट ने खुद नहीं लिया। जी नहीं, वो ऐसे ही काम होता है और प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट खुद ले या ना ले, और इसको जो है आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्लॉज देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड क्लॉज कह रहा है द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल for the more convenient transaction of the business of government of India and for the allocation among the minister of said business। तो कह रहा है देखिए प्रेसिडेंट जो है वो उनको जो है एक रूल बनाना है, ठीक है, वो एक रूल बनाएंगे या उनको एक रूल बनाना चाहिए। शैल मेक द रूल का तो मतलब यही हुआ कि उनको एक रूल बनाना चाहिए, किस लिए कि कॉन्वीनियंट ट्रांजेक्शन हो सके जो भी बिजनेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसका, ठीक है, और जो है फॉर एलोकेटिंग अमॉन्ग द मिनिस्टर ऑफ द सेड बिजनेस, और उसके लिए जो है जो सेड बिजनेस के लिए जो मिनिस्टर है उनको एलोकेट करने के लिए जो है एक रूल जो है प्रेसिडेंट को बनाना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए आर्टिकल देखते हैं, 78th आर्टिकल है, कह रहा है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी में के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए क्या क्या ड्यूटीज हैं, कह रहा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये सारी ड्यूटीज हैं प्राइम मिनिस्टर की। अब देखते हैं सब क्लॉज ए क्या कह रहा है, कह रहा है टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन, कि ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो हर तरह के डिसीजन जो है प्रेसिडेंट को जो है कम्युनिकेट करें, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा लिए गए हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के मैटर को रिलेट करते हो, ठीक है, या फिर यूनियन को रिलेट करते हो, या फिर किसी तरह का प्रपोजल हो लेजिस्लेशन के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेट करने की ड्यूटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है, ठीक है। सब क्लॉज बी देखिए क्या कह रहा है, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर। तो देखिए और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन अगर जो प्रेसिडेंट मांगता है, ठीक है, तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक पहुंचाना कि एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स के बारे में जानकारी देना, यूनियन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर जो यूनियन का है उसके बारे में जानकारी देना, या फिर कोई भी प्रपोजल अगर जो लेजिस्लेशन के लिए तो उसके बारे में जानकारी देने का जो है काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है। जब प्रेसिडेंट कॉल करेंगे तो ये काम जो है प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। सब क्लॉज सी देखिए क्या कह रहा है, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। तो कह रहा है देखिए अगर प्रेसिडेंट ऐसा चाहें, ठीक है, कि कोई भी चीज़ है उसको कंसिडर, कोई भी मैटर है तो उसको अगर जो कंसिडरेशन के लिए देना चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है, किसी भी मैटर को, ठीक है, जिस पे डिसीजन लिया जा चुका है, ठीक है, मिनिस्टर्स के द्वारा, लेकिन जो है काउंसिल के द्वारा जो है उसको कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है ये सारी ड्यूटी जो है डिस्चार्ज करवाते हैं। फिर 79th देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट and two houses to be known respectively as the council of state and the house of the people। कह रहा है कि देखिए there shall be a parliament, वहाँ एक पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक है, यूनियन के लिए, ठीक है,
जो है प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस को जो है कंटेन करेगा, ठीक है, जिसमें एक जो है हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट होगा और एक जो है हाउस ऑफ पीपल होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए इसीलिए जो है पेपर में कई बार पूछ देगा कि लेजिस्लेचर का पार्ट कौन कौन है, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट का पार्ट कौन कौन है, तो लोग लिख के चले आते हैं कि पार्लियामेंट का पार्ट है राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ ध्यान दीजिए इस वाले आर्टिकल में एक्सक्लूसिवली ये बात मेंशन है कि प्रेसिडेंट भी जो है पार्लियामेंट का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, यूनियन क्या लिखा, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस मतलब प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का मेंबर होता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं आर्टिकल क्या कह रहा है। 18th आर्टिकल है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, क्लॉज 1 में कह रहा है द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ, तो किसको किसको कंसिस्ट करता है, तो ए देखते हैं सब क्लॉज क्या कह रहा है। 12 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द क्लॉज। 12 ऐसे मेंबर जो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि प्रोविजन में लिखा हुआ है क्लॉज 3 में, ठीक है। अभी क्लॉज 3 देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। देखिए सब क्लॉज बी क्या कह रहा है, कह रहा है नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। कह रहा है देखिए 238 रिप्रेजेंटेटिव से जो है ऑफ स्टेट से ज़्यादा जो है और यूनियन टेरिटरी से ज़्यादा जो है नहीं होने चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब नंबर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। सेकेंड क्लॉज देखिए क्या कह रहा है, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट टू बी फिल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, filled by the representative of the state and of the union territory shall be in accordance with the provision in the behalf contained in the 4th schedule, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो फिल की जाएगी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स के द्वारा, ठीक है, एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, जैसा भी जो है प्रोविजन बना होगा उसके लिए, जो कि 4th शेड्यूल में जो है कंटेंड है, ठीक है। थर्ड क्लॉज देखते क्या कह रहा है। थर्ड क्लॉज कह रहा है द मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स एज फॉलोइंग, नेमली लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। तो कह रहा है देखिए जो भी मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, जैसा कि सब क्लॉज ए में मेंशन था, हमने अभी देखा था, ठीक है, तो वो पर्सन जो है उनके पास स्पेशल या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, किस मैटर में, तो या तो लिटरेचर में हो, साइंस में हो, आर्ट में हो या फिर सोशल सर्विस में हो, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये देखेंगे आप क्रिकेटर्स वगैरह जो नॉमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, और एमपी वगैरह बन जाते हैं, सचिन तेंदुलकर वगैरह, गौतम गंभीर, ठीक है। गौतम गंभीर तो खैर अब चुनाव लड़के बनते हैं, लेकिन जब बनते थे ऐसे नॉमिनेशन के थ्रू तो उनको इसी कैटेगरी में रखा जाता था, ठीक है, आर्ट, साइंस या फिर सोशल सर्विस में। आर्ट में बेसिकली उनको रखा जाता था, आर्ट को स्पोर्ट्स भी मान लिया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 4th क्लॉज क्या कह रहा है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल हो। तो कह रहा है देखिए हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी होंगे, ठीक है, वो काउंसिल ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट के काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट जो होगी, ठीक है, उनके द्वारा जो है नॉमिनेट किए जाएंगे। मतलब ले दे के इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब जो लोग हमारे यहाँ से एमएलए जीते, विधायक, समझ रहे हैं बात को, वो जो होंगे वो बैठ के वो इलेक्शन करते हैं। और वो इलेक्शन कैसे होता है, तो बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल, इस पे होता है, ठीक है। फिर देखिए क्लॉज क्या कह रहा है, कह रहा है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी चूजन इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रेस्क्राइब। कह रहा है देखिए यूनियन टेरिटरीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, वो चूज किए जाते हैं जैसा भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है और प्रिस्क्राइब करती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 81st आर्टिकल देखते हैं क्या कह रहा है। तो 81st आर्टिकल है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो इसमें हाउस ऑफ पीपल की बात कर रहा है लोकसभा की, इसके पहले राज्यसभा देखे थे। देखिए इसमें देखते हैं क्लॉज 1,
कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 331 क्लॉज 3 द हाउस ऑफ पीपुल शैल कंसिस्ट ऑफ। तो कह रहा है देखिए 333 आर्टिकल को सब्जेक्ट में रख के हाउस ऑफ पीपुल जो है क्या क्या कंसिस्ट करता है वो नीचे दिया गया है। तो सब क्लॉज ए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है नॉट मोर देन 530 मेंबर्स चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट। तो कह रहा है देखिए 530 मेंबर से ज़्यादा जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन से जो है नहीं चूज किए जाने चाहिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से स्टेट्स में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर बी क्लॉज क्या कह रहा है, सब क्लॉज बी क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी, और 20 मेंबर से ज़्यादा जो है यूनियन टेरिटरी को नहीं रिप्रेजेंट करने चाहिए। चूजन इन सच मैनर एज द पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब। तो ये कैसे चूज किए जाते हैं, जैसा कि पार्लियामेंट लॉ के द्वारा जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ऐसे ही नंबर बनेगा। देखिए ऊपर देखिए 530 हो गया था, 530 मेंबर, और 20 यहाँ पे हो गए, ठीक, तो 550 हो गया है। अब आगे देखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1। कह रहा है देखिए सब क्लॉज ए के क्लॉज 1 के पर्पज के लिए देखिए क्या कह दिया है, देयर शैल बी अलॉटेड टू ईच स्टेट अ नंबर ऑफ सीट इन द हाउस द पीपुल इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज सो फार एज प्रैक्टिसेबल द सेम फॉर ऑल स्टेट। तो कह रहा है देखिए जो भी सीट अलॉट की जाएगी, ठीक है, मेंबर्स के लिए, ठीक है, हाउस ऑफ पीपुल के मेंबर के लिए, वो इस मैनर में की जानी चाहिए कि हर स्टेट के लिए, ठीक है, ये जो भी स्टेट है उसके पॉपुलेशन को ध्यान में रख के, मतलब कि कितना नंबर एक को देना है, तो मतलब जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा मेंबर हो जाए, जहाँ पे कम है वहाँ कम मेंबर हो जाए, इस तरह से करना है कि हर स्टेट के लिए सेम रहे वो चीज़। मतलब अगर जो 1 लाख पे या 10 लाख पे एक मेंबर उत्तर प्रदेश में है, तो 10 लाख पे या 1 लाख पे ही जो है मणिपुर में भी मेंबर होना चाहिए, इसकी बात कर रहा है। फिर सब क्लॉज बी देखिए क्या कह रहा है, ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी। हर स्टेट जो है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड होना चाहिए इन सच मैनर, ऐसे मैनर में कि रेशियो जो है वो पॉपुलेशन ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंसी का और उसमें जो सीट अलॉट हुए हैं उनका जो रेशियो है, ठीक है, सो फार एज प्रैक्टिसेबल द सेम थ्रू आउट द स्टेट, जो भी प्रैक्टिसेबल है वो हर स्टेट के लिए जो सेम हो जाए, इस तरह से जो है डिवाइड होनी चाहिए टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी। आगे देखिए क्लॉज 6 क्या कह रहा है, सॉरी इसका 6 पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ द सब क्लॉज ए, ठीक है, ये प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो सब क्लॉज ए का प्रोविजन है ऑफ दिस क्लॉज शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द पर्पज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये हाउस ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ पीपल के अलॉटमेंट में जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, टू एनी स्टेट सो लॉन्ग एज द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट डज नॉट एक्सीड 6 मिलियन। तब तक एप्लीकेबल नहीं हुआ जब तक कि 6 मिलियन से ज़्यादा नहीं हुआ। 6 मिलियन का मतलब समझते हैं ना, 6 मिलियन का मतलब 60 लाख, 60 लाख से जब तक ज़्यादा नहीं हो तो ये प्रोविज़न जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड क्लॉज देखिए क्या कह रहा है, थर्ड क्लॉज कह रहा है इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन द पॉपुलेशन एज असर्टेन्ड एट द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस विच इज रिलीवेंट फिगर हैव बीन पब्लिश। तो कह रहा है कि देखिए इस आर्टिकल में जो एक्सप्रेशन पॉपुलेशन है वो उस पॉपुलेशन की बात कर रहा है जो पिछला सेंसस हुआ रहेगा। सेंसस मतलब जनगणना, जो पिछली जनगणना हुई रहेगी उसमें जो दिया रहेगा उसके बेसिस पे, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द रिफरेंस इन दिस क्लॉज टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस विच the relevant figure have been published shall until the relevant figure for the first census taken after the year 2026 have been published to be construed। तो कह रहा है देखिए जो लास्ट प्रिसाइडिंग सेंसस होगी, ठीक है, उसको ही फॉलो किया जाएगा, तब तक 2026 तक किया जाएगा। फिर 2026 के बाद जो है उसके बाद जो है अगली सेंसस फिर जो होगी वो किया जाएगा। मतलब 2011 वाली जो सेंसस है हम आपको ऐसे बता रहे हैं, 2011 वाली जो सेंसस है उसको 2026 तक किया जाएगा, ठीक है। और 2011 के बाद एक सेंसस 2022 में होनी चाहिए थी 10 साल बाद, लेकिन कोविड आ गया, ठीक है, तो वो हो नहीं पाई। अब उस चक्कर में देखिए 2024 में एक सेंसस हुई है, अब देखिए उसको सेंसस का दर्जा कितना दिया जा रहा है, इसमें दिया जा रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर सेंसस होगी, और जो सेंसस होगी उसको 2026 के बाद यूज़ किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 2011 वाला ही चलेगा 2026 तक,
ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और फिर ये 2026-2036 में बदल जाएगा, जो इधर हुआ रहेगा 2022 में, 2024 में, ठीक है, या 23 में, तो इसको जो है 2036 तक चलाया जाएगा और फिर ऐसे ही चलता रहेगा। समझ रहे नहीं बात को। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ द क्लॉज 2, तो कह रहा है क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए के पर्पज में क्या कह रहा है, एंड द प्रोविजो टू दैट क्लॉज एज रेफरेंस टू द 1971 सेंसस। तो देखिए 1971 सेंसस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आइए अब आगे देख लेते हैं कौन सा आर्टिकल है। अगला आर्टिकल 82, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। अब ईच सेंसस के बाद क्या रीएडजस्टमेंट इसमें लिखा हुआ है। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द एलोकेशन ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल to the state and the division of each state into territorial constituencies shall be readjusted by the authority as in such a manner as the parliament may by law determine। तो वही कह रहा है कि जैसे ही सेंसस दूसरा सेंसस पूरा होता है, ठीक है, तो नए सेंसस के अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ सीट्स के एलोकेशन जो है हाउस ऑफ पीपल में उसको स्टेट की जाती है। जो भी अथॉरिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो अथॉरिटी जो है उसको करती है, जो भी मैंने प्रिस्क्राइब किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है, जो पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन करता है, मतलब पार्लियामेंट में जो भी लॉ बना रहता है कि इस तरह से जो है इसको रीएडजस्ट किया जाएगा, उस हिसाब से जो है अथॉरिटीज उसको रीएडजस्ट करती हैं। प्रोवाइडेड दैट सच रीएडजस्टमेंट शैल नॉट अफेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल अंटिल द डिसोल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट एग्जिस्टिंग हाउस। तो कह रहा है और ये चीज़ प्रोवाइड किया जाता है कि ऐसा जो रीएडजस्टमेंट है, ठीक है, वो अफेक्ट ना करे रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है, कैसा ना हो कि रिप्रेजेंटेशन को इफेक्ट कर दे, किसी स्टेट के ज़्यादा लोगों का किसी स्टेट के कम लोगों का, उसके रिप्रेजेंटेशन को नहीं इफेक्ट करना चाहिए जब तक कि हाउस का जो है डिसोल्यूशन नहीं जाता है, जो भी एग्जिस्टिंग हाउस है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच रीएडजस्टमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम such date as the president may by order specify until such readjustment take effect any election to the house may be held on the basis of territorial constituency existing before such readjustment। तो कह रहा है यही देखिए रीएडजस्टमेंट जो है वो तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक प्रेसिडेंट नहीं चाहेंगे, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जिस डेट पे बोलेंगे उसी डेट पे जो है ये होगा, ठीक है। और उसके बाद से रीएडजस्टमेंट जो है इलेक्शन में वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में जब तक इलेक्शन नहीं होता है, फिर से दूसरा इलेक्शन मतलब नया जो है हाउस का इलेक्शन नहीं होता है, तब तक जो है रीएडजस्टमेंट का मतलब नहीं काम करेगा, तब तक एग्जिस्टिंग बिफोर द रीएडजस्टमेंट, तो रीएडजस्टमेंट के पहले जो हुए रहेंगे उस हिसाब से डेट जो है प्रिस्क्राइब करी जाएगी। ये कह रहा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द अंटिल द रिलेवेंट फिगर फॉर द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर द ईयर 2000 हैव बीन पब्लिश्ड। तो कह रहा है कि प्रोवाइड किया जा रहा है ऑल्सो दैट अंटिल द रिलेवेंट फिगर फॉर द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर। देखिए कह रहा है तब तक जब तक कि नया सेंसस 2026 के बाद वाला पब्लिश में जाएगा तब तक, ठीक है। फर्स्ट क्या कह रहा है, द एलोकेशन ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल स्टेट एज रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 1970, तब तक 1971 वाला सेंसस ही चलेगा। फिर सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है, द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी एज में बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 2001, और उसके बाद से जो है 2001 के बाद 2001 वाला चलेगा, उसके बाद जो है 2011 वाला चलेगा, अभी तो 1971 वाला ही चल रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ से जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो का जो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, चैनल को, और जल्दी जल्दी चैनल को जो है 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, चलिए ठीक है, थैंक यू।